स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करेंगे। रिया चक्रवर्ती पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ समन जारी किया गया है। बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती पर कसा ईडी का शिकंजा। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ईडी ने समन जारी किया है। 7 अगस्त को रिया को पेश होना होगा। ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी हुआ है। 7 अगस्त को ईडी के मुंबई ब्रांच में होगी पूछताछ। सुशांत के बैंक अकाउंट को लेकर पूछताछ होगी। तो ये बड़ी खबर, सुशांत मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती पर अब ईडी का भी शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने समन जारी किया है और पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। 7 अगस्त को मुंबई ब्रांच में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर फोन लाइन से। अमित, अब रिया चक्रवर्ती के सामने कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हालांकि अब तक कहां है ये पता नहीं चल पाया है। लगातार कई खबरें भी आ रही हैं, लेकिन उन्हें अब सामने आना होगा, ईडी के सवालों का सामना करना होगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो उनके वकील है सतीश मान शिंदे, वो बार बार अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि अभी तक बिहार पुलिस ने जो है उन्हें कोई समन या नोटिस नहीं भेजा है पूछताछ के, तो अब उन्हें कैसे फरार घोषित कर सकते हैं। अब ईडी ने जो है ऑफिशियल तौर पे उन्हें जो है समन भेजा है और ईडी ने जो है उनके पुराने जो मुंबई स्थित घर है वहां पर ईमेल के जरिए जो है समन भेजा है और उन्हें जो है पूछताछ के लिए 7 अगस्त को बुलाया है। सूत्रों की माने तो ईडी की मुंबई ब्रांच रिया से 3 चरणों में जो है पूछताछ करेगी। पहले चरण में जो है पर्सनल डिटेल्स जैसे पिता का नाम, लोकल एड्रेस और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। कंपनी के टर्नओवर को लेकर भी होगी पूछताछ। इसके बाद दूसरे स्टेज में रिया से पैन कार्ड की डिटेल, कंपनी का टिन नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, रिटर्न की जानकारी, कंपनी में काम की डिटेल्स, कंपनी का टर्नओवर, बैंकों में कितने खाते हैं, कुल कितनी जायदाद है, भाई का क्या बिजनेस है, पासपोर्ट की डिटेल जैसी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। वहीं अगर तीसरे चरण में रिया से सुशांत से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसमें रिया से सुशांत के साथ रिलेशनशिप, सुशांत की फैमिली, सुशांत का बिजनेस जैसी चीजों के बारे में पूछताछ होगी। तो सूत्र बता रहे कि 3 चरणों में जो इनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरह से के सिंह ने आरोप लगाया था कि 15 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, अपने अकाउंट में पैसे जो उन्होंने ट्रांजेक्ट करवा लिए हैं और इन्हीं पैसों के लिए उन्होंने सुशांत से दोस्ती की थी। तो इन सारी चीजों की जांच जो है ईडी लगातार कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। अब जरा इस खबर को समझिए। दरअसल रिया चक्रवर्ती की अब मुश्किल बढ़ने वाली है। ये बड़ी बात, रिया चक्रवर्ती अब तक बचती रही हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किल बढ़ेगी। सुशांत केस में सीबीआई जांच के लिए भी केंद्र ने मंजूरी दे दी है। ये दूसरी बड़ी बात, और रिया चक्रवर्ती के लिए बचना मुश्किल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी रिया की भूमिका पर टिप्पणी की है। वहीं पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट को लेकर लगातार रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है और उन सवालों का अब जवाब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दलीलें सरकार के साथ ही रिया और सुशांत के पिता के वकीलों की ओर से दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार की जमकर खिंचाई की। कोर्ट रूम में क्या कुछ दलीलें दी गई, देखिए रिपोर्ट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच पटना से मुंबई शिफ्ट किए जाने के रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रिया और सुशांत के परिजनों के वकीलों के अलावा महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। अदालत में सभी पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी गई, आपको सुनाते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दी है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, सुशांत के पिता चाहते हैं पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए। वहीं रिया के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो कहा गया यहाँ वह मामला नहीं है। ऐसे में अदालत रिया की याचिका पर गौर करे। बिहार पुलिस मुंबई पहुंचकर खुद पूछताछ करने लगी, ये उनके क्षेत्र के बाहर है। मुंबई पुलिस ने अब तक 59 लोगों की गवाही दर्ज की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत होना चौंकाता है।
ये मामला जांच का विषय है। हाई प्रोफाइल मौत मामले में सबका अलग नजरिया होता है। सुशांत के पिता के वकील ने दलील दी कि बिहार पुलिस मुंबई गई, जहां एक अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया। मुंबई पुलिस के जरिए न्याय मिलने की उम्मीद कम है। मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस का सहयोग करने का निर्देश जारी किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे, हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा। इस पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने फिर दलील दी कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले का सच सामने लाना होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने दलील दी कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन चुका है। मुंबई पुलिस की जांच के दौरान बिहार पुलिस की जांच उचित नहीं है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार के आईपीएस ऑफिसर के साथ बुरा बर्ताव उचित नहीं है, इससे काफी गलत संदेश जाता है। महाराष्ट्र सरकार तमाम सबूतों को सुरक्षित रखे। महाराष्ट्र सरकार सुनिश्चित करे कि जांच प्रोफेशनल तरीके से हो। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने फिर से दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कानून के मुताबिक फैसला ले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती की भूमिका की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने फिर कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है, लिहाजा अब महाराष्ट्र पुलिस कुछ न करे। अब कार्रवाई सबूतों को नष्ट करने के दायरे में आएगी। इस पर भी महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने दलील दी और कहा कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है। फिर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, जिस व्यक्ति ने सुशांत के शरीर को नीचे उतारा था, उसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद जाने की अनुमति दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जल्द ही केंद्र सरकार इस मामले में सीबीआई जांच से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र और बिहार सरकार अब तक की जांच का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल किया जाए, अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई करेंगे। इस पर रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि अगली सुनवाई तक रिया के खिलाफ बिहार पुलिस एक्शन न ले। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि सभी वकील यहाँ हैं, सबने आपकी बात सुन ली है, हमें आदेश देने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए जानते हैं सुशांत केस से जुड़ी अब तक की 20 बड़ी बातें क्या हैं। पहली बड़ी बात, रिया चक्रवर्ती को ईडी में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। इन 24 घंटे में क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को पेश होना होगा ईडी के सामने। वहीं आज केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश मान ली। सीबीआई जांच की सिफारिश जो बिहार सरकार की ओर से की गई थी, केंद्र ने मंजूर कर ली। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को अब मंजूरी दे दी है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर सकती है। देर शाम सीबीआई जांच की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। वहीं कल सुशांत के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके तुरंत बाद बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी थी। मुंबई पुलिस अब तक 59 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। आईपीएस को 3 दिन बाद भी बीएमसी अब छोड़ने को तैयार नहीं है। क्वारंटाइन में रखने को अभी भी बीएमसी अड़ा हुआ है। बीएमसी ने आईपीएस विनय को छोड़ने से इनकार किया है। 11वीं बड़ी बात, अब बिहार पुलिस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले को लेकर। वहीं सुशांत के परिवार ने फरवरी में आगाह किया था मुंबई पुलिस को। 19 और 25 फरवरी को खतरे का अंदेशा जताया था। सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा है, ये बताया था। बांद्रा के डीसीपी परमजीत सिंह को मैसेज किया गया था, व्हाट्सएप मैसेज। केंद्र सरकार ने अब सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। मुंबई पुलिस मामले पर अब कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, ये सबसे बड़ी बात। वहीं अब मुंबई पुलिस ने एक नया दावा किया है। दावा ये कि सुशांत के जीजा ने रिया पर दबाव बनाने को कहा था। अब ये एक नई थ्योरी मुंबई पुलिस लेकर आई। सुशांत के जीजा पुलिस सेवा में अधिकारी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में रिया की अर्जी पर भी सुनवाई हुई और ये एक बेहद अहम सुनवाई। वहीं अब बिहार पुलिस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
आगे बढ़ते हैं। आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। एक तरफ 500 सालों का सपना साकार हुआ, तो दूसरी तरफ सुशांत केस में सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया। ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले वो दो तस्वीरें जिसमें भक्ति और भावुकता दोनों दिखी। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी के बाद पीएम मोदी राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने साष्टांग दंडवत होकर रामलला के दर्शन किए, प्रणाम किया। और वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर टीवी पर नजरें टिकाए पीएम मोदी की मां हीराबेन की तस्वीरें हैं, जो दिन भर टेलीविजन पर ऐतिहासिक पल को निहारती रही, हाथ जोड़े हुए। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिबास के लिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं। आयोजन यदि खास हो तो मौके के हिसाब से नरेंद्र मोदी का पहनावा भी खास हो जाता है। आज अरसे बाद पीएम मोदी धोती कुर्ता पहनकर श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास करने पहुंचे। भगवान श्री राम की धरती अवध और मौका अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के शिलान्यास और पूजन का आयोजन बेहद खास, और सभी की नजरें टिक गईं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि पीएम का परिधान जो खास था, भगवा रंग का कुर्ता और हल्के पीले रंग की धोती। राम जन्मभूमि के पूजन का अनुष्ठान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सो पूरी तरह प्रधानमंत्री राम के रंग में डूबे नजर आए। धोती कुर्ते की चमक में चार चांद लगा रहा था पीएम के गले में लटका गमछा। भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर में साष्टांग करना हो या पूजा स्थल पर बैठकर मंत्रोच्चार, अपने परिधान में प्रधानमंत्री बेहद खास नजर आ रहे थे। वैसे पीएम मोदी पहली बार धोती कुर्ता में नजर नहीं आए हैं। जनवरी 2019 में केरल दौरे पर जब पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम के भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गए, तो वहां पर भी वे ऐसे ही ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखाई दिए। जबकि दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार के दौरे पर गए पीएम मोदी तब भी साउथ इंडियन ड्रेस में कुछ यूं नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जिसका सदियों से इंतजार था, अब जाकर अयोध्या में वो पूरा हो गया है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान राम के आदर्शों को याद किया और भाईचारे के संदेश को दोहराया। जय सिया राम, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। राम नाम के जयघोष के साथ पीएम मोदी के संबोधन की जैसी शुरुआत हुई, समापन भी ठीक वैसा ही हुआ। अपने पूरे संबोधन में पीएम मोदी ने 3 बार जय श्री राम का जयघोष किया और इस जयघोष को पूरी दुनिया में पहुंचने की बात कही। ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या आने को बेहद जरूरी बताया और इसे ऐतिहासिक बताया। आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है भी ऐतिहासिक क्षण। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए और आरती उतारी। मंदिर के मुख्य पुजारी जीपी महाराज ने उन्हें चांदी का मुकुट और वस्त्र भेंट किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए, साथ ही रामलला मंदिर में और मंच पर साष्टांग प्रणाम किया। बता दें कि वे रामलला के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं।
कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। अयोध्या में रचा गया इतिहास, पूरी हुई राम भक्तों की आस, हो गया राम मंदिर का शिलान्यास। आजादी की तरह पीएम मोदी ने इसे भी एक लड़ाई करार दिया। इस मौके पर उन्होंने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। 492 साल के बाद अयोध्या जी ने अपने इतिहास का पन्ना फिर से पलट दिया है। साल 1528 में राम मंदिर को ढेर करके यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। आजादी के बाद लंबी लड़ाई चली और 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें जीत रामलला की हुई। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। आपको बता दें कि करीब 40 मिनट तक चला भूमि पूजन। पीएम मोदी ने 31 साल पुरानी 9 शिलाओं से राम मंदिर की नींव रखी और अपने संबोधन में वो बातें कहीं जिसकी इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम बात कर रहे हैं भाईचारे की। राम की यही सर्वव्यापकता, भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। राम सब जगह है, राम सबके। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने ऐसा कहा। 2019 में हुए चुनाव के वक्त ही पीएम मोदी ने अपने पुराने नारे सबका साथ, सबका विकास में सबका विश्वास भी जोड़ दिया। अब इस पावन मौके पर अयोध्या से इसे दोहराकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि इस देश के लिए सबसे अहम है एकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का